Hello and welcome back to my channel. Today we will deal with CRPC and let's begin CRPC. Some important definitions of CRPC: victim, cognizable offense; 2C, 2H investigation; 2N offense; 2G inquiry; 2I judicial proceeding; and 2Q pleader; 2X warrant case; and 2-4 2U public prosecutor. CRPC came into force on 1st April 1974. Then after, when public prosecutor appointed, when his name is in the list of district magistrate. After that, under section 24, special public prosecutor experience not less than 10 years. Assistant public prosecutor appointed under section 24 and his experience is almost not less than 7 years. Okay, 25A clause 3 talks about doctorates of prosecution or that are administrative control in the heads of home departments. Okay, after that, session court can try cases life imprisonment and murder. Okay, section 44 of पुलिस 44 ऑफ CRPC, पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट. यहाँ पे पुलिस आपको विदाउट वारंट के साथ अरेस्ट कर सकती है. फिर क्लॉज सेक्शन 43 क्लॉज 1 जिसमें बताता है कि प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है. तो केस हो नॉन वेलेबल का और ऑफेंस हो कॉग्निजेबल ऑफेंस और जो उसके प्रेजेंस में हो रहा हो और या प्रोक्लेमेंडर ऑफेंडर हो तब वो कर सकता है. आफ्टर डैट मजिस्ट्रेट कैन अरेस्ट in under section 44 clause 1 with himself or by any other person, but the offense must be committed in his presence. Okay, section 53 को 53A जो है उसको काफ़ी ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग. और जो भी राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन का गाइडलाइंस आई थी वो DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल के केस में आई थी. ओके, आफ्टर डैट वी विल डील विथ चैप्टर 5 जो बताता है अरेस्ट के बारे में. तो चैप्टर 5 अरेस्ट के बारे में है. जो स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार हेल्ड एट अरेस्ट का क्या मतलब हुआ, कैसे सबमिशन करेंगे, कस्टडी में क्या है, सब कुछ के बारे में बात होती है. फिर सेक्शन जो 41B है वो बात करता है कि कैसे इनकॉर्पोरेट हुआ जुडिशल प्रोसीडिंग में. तो ये इनकॉर्पोरेट हुआ DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में. उसके बाद आता है सेक्शन 76 जो पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट पर्सन को कोर्ट के सामने विदाउट डिले लाए, ये इसमें दिया हुआ है. फिर ट्रांसिट रिमांड क्या होता है, ये एक नया टर्म मुझे भी मिला पढ़ते वक्त जो देखने के बाद लगा कि नहीं ये बताना चाहिए. तो इट इज़ अ टेकिंग आउट अ एक्यूज बाय पुलिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. तो जब ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट किसी भी एक्यूज को हम ले जाते हैं तो उसे हम ट्रांसिट रिमांड कहते हैं. ओके, और एक वैलिड प्रोक्लेमेशन किस सेक्शन में दिया है तो अंडर सेक्शन 82. फिर सेक्शन 83(1) क्लॉज A कोर्ट में ऑर्डर प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट साइमल्टेनियसली. तो ऐसा नहीं है कि प्रोक्लेमेशन ऑर्डर किया है तो अटैचमेंट नहीं कर सकता है, वो दोनों का ऑर्डर एक साथ कर सकता है. ओके, फिर जो अटैचमेंट है उसको स्पेसिफिक टाइम जो है वो कम से कम 30 दिन का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, और कोई भी ऑब्जेक्शन है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को लेके तो आप 6 मंथ के भीतर ही आप उसको क्लेम कर सकते हैं. सर्च वारंट जो है वो सेक्शन 93 में दिया हुआ है CRPC के और सेक्शन 95 में दिया है पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉरफिटेड एंड टू इशू अ सच वारंट फॉर द सेम. सेक्शन 97 जो है एनालॉग करता है कि रिट्स ऑफ हेवियस कर्पस. तो ये याद रखिएगा सेक्शन 97 जो है एनालॉग्स है रिट्स ऑफ हेवियस का. तो ये पूछा जा सकता है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है. 98 बात करता है कि कंप्लेन ऑन ओथ फॉर रिस्टोरेशन ऑफ abducted फीमेल चाइल्ड टू द पर्सन हैविंग हर अनलॉफुल चार्जेस. तो ये किसके सामने प्रेजेंट किया जाएगा तो DM हो, SDM हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो. उसके बाद आता है सेक्शन 100
जो 100 का इंसेंशियल है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 102 बात करता है कि जब पुलिस ऑफिसर ऑथराइज करता है किसी भी स्टोलन प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में, तो उसको रिपोर्ट लगानी होती है मजिस्ट्रेट को, जिसका भी जुडिक्शन हो उसके अंदर। फिर सेक्शन 107 बात करता है कि रिक्वायर्ड करता है एग्जीक्यूट द बॉन्ड, जो भी उसकी कीपिंग पीसफुल फॉर 1 ईयर काइंड्स ऑफ रखा है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी भी एक्यूज से 1 साल का बॉन्ड भरवा सकता है कि आप पीस मेंटेन किए रहिएगा। फिर 110 में एजुकेटिव मजिस्ट्रेट रिक्वायर्ड सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम द हैबिचुअल ऑफेंडर विद इन हिज लोकल जुडिक्शन नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। तो 3 साल का उसके पे हैबिचुअल ऑफेंडर पे गुड बिहेवियर का भी सिक्योरिटी बॉन्ड बनवा सकता है। फिर 125 जो है वो मेंटेनेंस की बात करता है। इसमें मेंटेनेंस सिर्फ वाइफ की नहीं होती है, इसमें मेंटेनेंस चिल्ड्रन का होता है, अनमैरिड डॉटर का होता है, एल्डर पेरेंट्स का होता है, तो इसमें सबका होता है। मंथली अलाउंस और इंटरिम मंथली अलाउंस फॉर मेंटेनेंस कैन बी अल्टर, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 127 ऑफ CRPC। फिर कंडीशन ऑर्डर जो है रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस अंडर सेक्शन 133 जो पास करता है DM, SDM या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और इनका ऑर्डर चैलेंज नहीं होता है सिविल कोर्ट में। DM और SDM प्रिवेंट करते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को अंडर सेक्शन 133। फिर नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 शैल रिमेन इन अ फोर्स फॉर 3 मंथ। तो सब लोग सुनते होंगे कि धारा 144 लग गई है, हम लोग बेसिकली इसको सुने कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा, जिसमें बताया जाता है कि 5 से ज़्यादा लोग एक जगह असेंबली करते हैं तो उसको उसके ऊपर चार्जेस लगा के अरेस्ट किया जा सकता था। लेकिन इसको हम लोग 3 महीने से ज़्यादा नहीं लगा सकते, और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगाता है। ठीक है। रिवीजन कैन बी फाइल अगेंस्ट एन ऑर्डर पास बाय दी SDM अंडर सेक्शन 145 क्लॉज 6 इन अ कोर्ट ऑफ सेशन जज। तो ये याद रखिएगा, SDM का अगर आप अपील कर रहे हैं तो वो भी सेशन कोर्ट में ही होगा। सेक्शन 145 डील विद द प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। अब इसमें जो वाटर का है वो राइट टू फिशरी का भी राइट देता है। ठीक है। प्रिवेंशन एक्शन ऑफ पुलिस आर प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 11। उसके बाद बात होती है कि रिपोर्ट जो होता है पुलिस ऑफिसर इन केस which disclose after investigation the commission of non-cognizable offense shall be deemed to be a complaint। अब बाद में पता चला कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसको हम लोग एक कंप्लेंट मान लेते हैं जो पुलिस ऑफिसर के पास रिपोर्ट होती है। फिर ये ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट का जो क्वेश्चन केस लॉ था, ये बहुत ही लैंडमार्क है। इसमें ये भी बताया गया कि FIR मैंडेटरी है, और FIR को लेके प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो होती है जो एक पुलिस ऑफिसर करता है उसको विद इन 5 डे में कर ले। फिर सेक्शन 154 क्लास 3 बात करता है कि अगर FIR रजिस्टर्ड नहीं हुई 154 में तो आप सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकते हैं बाई पोस्ट। वो प्रावधान दिया है 154 क्लॉज 3 में। और फिर वहीं पे आप 156 क्लॉज 3 में जा सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगा के, जब ये सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी उसको नहीं FIR को कमिट करा रहा है। फिर जो भी कमिटेड ऑफेंसेज हैं इन 376 उसमें जो होता है पुलिस जो होती है वो वुमेन पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए। फिर जो ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टिगेशन का, तो ये मत समझिए ऑब्जेक्टिव कन्विक्टल का है, एक्विटल का है या डिस्चार्ज का है। इसका मतलब ये होता है कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक। सेक्शन 161 जो बात करता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस। इसमें जो भी विटनेस होता है उसका पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और इसको क्रिमिनल ट्रायल में नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन यूज़ तभी करेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो विटनेस। ए रिफ्यूज टू आंसर अ क्वेश्चन पुट टू अ विटनेस अंडर सेक्शन 161 इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 179 ऑफ ऑफिसी। ठीक है। जो रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट है पुलिस ऑफिसर के द्वारा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 163 क्लॉज 3। इसको हम लोग ऑडियो वीडियो मोड से भी कर सकते हैं। फिर 173 पुलिस रिपोर्ट की बात करता है, तो जो भी ऑफेंस है रेप से रिलेटेड वो उसका इन्वेस्टिगेशन विद इन 2 मंथ कंप्लीट हो जाना चाहिए, और ये अमेंड हुआ था 2018 में। ठीक है। जो MM होते हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट होते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं कन्फेशन स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 विद इन वेदर जुडिक्शन और नॉट, जुडिक्शन हो चाहे ना हो। ठीक है। कन्फेशन कैन बी यूज एज ए सब्सटेंटिव एविडेंस। देखिए विटनेस का स्टेटमेंट हम लोग नहीं यूज़ करते हैं एज एविडेंस,
बस कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए विटनेस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो कन्फेशन होता है उसको हम सब्सटेंटिव एविडेंस यूज़ कर सकते हैं। फिर इट कैन बी रिकॉर्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड बिफोर द कमिटमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। तो कब हम इसको कर सकते हैं? तो आफ्टर या बिफोर द कमिटमेंट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। 164A बात करता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। तो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप विथ इन 24 आवर हो जाना चाहिए जब इंफॉर्मेशन मिली। अब हम बात करेंगे कि कब इन सर्च ऑफ when a search is required to be conducted outside of India, a criminal court may under section 166A issue a letter for request। अब आउटसाइड इंडिया है तो हम ऑर्डर तो दे नहीं सकते, तो वहाँ पे हम रिक्वेस्ट करते हैं। 167 बात करता है, एक तरीके से कहिए डिफ़ॉल्ट बेल की बात करता है, पुलिस कस्टडी की बात करता है, जुडिशल कस्टडी की बात करता है। तो जो भी डिटेंशन होता है 60 दिन का, उसमें जो आप कस्टडी ले सकते हैं, जुडिशल कस्टडी, वो 15 दिन की ले सकते हैं, या तो एक बार में या तो टुकड़ों में। जो 60 दिन का डिटेंशन होता है उसमें जो ऑफेंस होता है वो पनिशेबल विथ लेस देन 10 ईयर होना चाहिए इम्प्रिजमेंट। तो आप 60 दिन का होता है। अगर डिटेंशन 90 दिन का है तो तभी हो सकता है जब ऑफेंस पनिशेबल है डेथ के साथ, इम्प्रिजमेंट ऑफ फॉर लाइफ के साथ, नॉट लेस देन 10 ईयर। और एक बात याद रखिए, अगर ये 60 दिन पूरे हो गए और पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई और चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाया, तो 61 डे पे एक्यूज के पास डिफ़ॉल्ट बेल एज अ राइट अराइज हो जाएगी। इन द केस ऑफ 90 डेज 91st डे पे अराइज हो जाएगी डिफ़ॉल्ट बेल के। फिर केस डायरी की बात किस सेक्शन में की गई है? तो 172 में की गई है केस डायरी की बात। अब मान लीजिए पुलिस रिपोर्ट पेश हुई 173 में क्लॉज 2 के। 173 के क्लॉज 8 में मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं यार, अभी इसमें और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है। फिर कर्पस डेलाइसिटी का मतलब क्या होता है? कमीशन ऑफ क्राइम। पुलिस ऑफिसर हैव अ ड्यूटी टू कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर FIR इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर द एलिगेशन मेड हैव एनी सब्सटेंस और नॉट। तो राजेंद्र सिंह बसेस कोच और चंडीगढ़ के केस में बोला गया था। फिर एन इंक्वेस्ट रिपोर्ट कंटेन अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ। जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है उसमें अपेरेंट क्या मतलब डेथ का कॉज क्या क्या हो सकता है एक रिपोर्ट में जाना होता है। फिर 183 जो है वो अप्लाई नहीं होता है। 193 में रिस्ट्रिक्ट करता है कोर्ट ऑफ सेशन फॉर टेकिंग अ कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज अ कोर्ट ओरिजिनली जुडिक्शन अनलेस इन द केस हैज़ बीन कमिटेड बाय द मजिस्ट्रेट। ओके, ये हो गया 193 में। अब बात करते हैं 197 की। 197 में क्या बात हुई है? तो 197 में ये हुआ है कि प्रोटेक्शन टू द जज एंड पब्लिक सर्वेंट। ये प्रोटेक्शन है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जज को और पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन के ऊपर कोई भी चार्ज वेरिजियस पे है तो वो प्रोसिक्यूशन में भी बच नहीं पाएंगे। फिर प्रोसीजर क्या है? प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज। तो इसमें जो प्रोसीजर पूरी 198 में दिया है, लेकिन ये याद रखिएगा कॉग्निजेंस इस पे सिर्फ कंप्लेंट पे ले सकते हैं, ठीक। 200 में बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ अ प्री समिंग एविडेंस मे बी डिस्पेंस विथ इफ द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग बाय द पब्लिक सर्वेंट। फिर कमिटल प्रोसीडिंग क्या है? तो कमिटल प्रोसीडिंग 209 में दिया है द नेचर ऑफ इंक्वायरी ऑन अ पुलिस रिपोर्ट एंड केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज। तो हम कब कमिट कर सकते हैं? तो वो नेचर ऑफ इंक्वायरी पे डिपेंड करता है, या तो पुलिस रिपोर्ट पे या तो अदरवाइज पे। कैसे मर्ज करेंगे? इन केस ऑफ मर्ज ऑफ कंप्लेंट विथ पुलिस रिपोर्ट द प्रोसीजर टू बी फॉलो फॉर द ट्रायल शैल बी प्रोसीजर ऑफ अ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो जो भी प्रोसीजर पुलिस रिपोर्ट का होगा वही प्रोसीजर आगे फॉलो किया जाएगा। 219 में दिया है कि 3 ऑफेंस हैं और सेम काइंड के हैं और एक ही साल के भीतर हुए हैं तो उनका चार्ज एक साथ लिया जा सकता है। 216 में बात की गई है एनी कोर्ट में अल्टर और ऐड टू एनी चार्जेस एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस। तो जजमेंट जब तक प्रोनाउंस ना हुआ हो तब तक आप चार्ज को में साथ अल्टर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब ज्वाइंडर ऑफ चार्ज को परमिसेबल कहाँ पे है? तो 220 और 221 में दिया है। चैप्टर 18 बात करता है प्रोवाइड ट्रायल बिफोर अ कोर्ट। उसके बाद 235 बात करता है एक्यूटल और कन्विक्शन कैन बी पास आफ्टर द ट्रायल ऑफ अ केस इज ओवर। ट्रायल कमेंस ऑफ इन वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट अ फ्रेमिंग ऑफ फॉर्मल चार्ज बाई कोर्ट।
उसके बाद बात होता है व्हेन सर्च इज रिक्वायर्ड टू कंडक्टेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, ये हम लोग पढ़े 166A में, तो ये हमारा हो गया है। अब हम बात करेंगे कि कब एक्यूज प्लीड करता है गिल्टी इन द जज हैज़ डिस्क्रिशन टू कमिट हिम आफ्टर रिकॉर्डिंग एविडेंस। अगर वो गिल्टी अपने आप को प्लीड करना चाहता है तो जज अब उसको कन्विक्टेड कर लेगा। Hearing on sentence by the magistrate is required on conviction in a warrant trial case under section 248(2). In a warrant trial, after a charge is framed, the magistrate can only acquit or convict the accused. तो जब वारंट ट्रायल होगा और आप चार्ज जब फ्रेम हो जाएगा तो मजिस्ट्रेट या तो एक्यूटल करेगा या तो कन्विक्टेड करेगा एक्यूज को। जो चार्ज इज फ्रेम बाय द मजिस्ट्रेट ऑन अ बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स सेंट विद इट। ये नहीं कि किसी चीज़ पे भी आके मजिस्ट्रेट अपना चार्ज फ्रेम कर लेगा, नहीं, जो पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ डॉक्यूमेंट भेजी गई है उसी के आधार पे वो अपना चार्ज फ्रेम करेगा। 250 में दिया गया है कि ही मे डिटरमाइन बट नॉट एक्सीड अमाउंट टू द फाइन ही इज एम्पावर्ड टू इम्पोज। ये नहीं है कि चलो वही डिटरमाइन करेगा लेकिन इतना भी नहीं कर देगा जो उसके अथॉरिटी से बाहर का हो। 256 बात करता है इन समन केस इंस्टीट्यूटेड ऑन कंप्लेंट द एक्यूज हैव बीन समन इज टू बी डिसमिस ऑन अ डेथ ऑफ अ कंप्लेंट। अब डेथ हो गई कंप्लेनेंट की तो वो डिसमिस कर सकता है, और या तो ऑन अकाउंट ऑफ नॉन अपेयरेंस ऑफ कंप्लेंट, दो ही में ये समन केस में डिसमिस कर सकता है समन को, जिस समन को जब वो डेथ हो जाए कंप्लेनेंट की या तो वो अपीयर ही ना हो कोर्ट में। 257 बात करता है विड्रॉल ऑफ अ कंप्लेंट इन अ समन केस रिजल्ट इन एक्यूटल ऑफ द एक्यूज। जब भी समन केस में आप विड्रॉल करेंगे कंप्लेंट को तो वो जो एक्यूज होगा वो एक्यूटेड हो जाएगा। जो मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 259 में हैज़ पावर टू कन्वर्ट समन केस टू वारंट केस रिलेटेड टू ऑफेंस पनिशेबल विद अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और या तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। 258 में बोलता है कोर्ट कैन स्टॉप प्रोसीडिंग ऑफ अ केस वेयर समन केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अ पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, इन अ ट्रायल समन केस हियरिंग ऑफ एक्यूज सेंटेंस इज नॉट नेसेसरी। समन केस प्रोसीडिंग जो होती है, समरी केस प्रोसीडिंग 260 से 265 में दी गई है। मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट इसमें 3 होता है। समरी ट्रायल प्रोसीजर होता है समन ट्रायल की तरह, और थेफ्ट जो होता है वो होना चाहिए नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज़, इम्प्रिजमेंट नॉट मोर देन 2 ईयर, और ऑफेंस 454 456 का होना चाहिए। ओके, अब है प्ली बार्गेनिंग कहाँ दिया हुआ है, तो प्ली बार्गेनिंग 265A टू 265L दिया हुआ है। ये अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया था 2005 में। तो किस किस में कर सकते हैं? ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट एक्सीडिंग 7 ईयर, ऑफेंस इज अगेंस्ट द चाइल्ड बिलो 14 ईयर, ऑफेंस अगेंस्ट द वुमेन। The accused and a victim participated in plea bargaining under section 265B. Right of accused for plea bargaining, सेंटेंस बार्गेनिंग। ये सेंटेंस की बार्गेनिंग सिर्फ कर सकते हैं और किसी चीज़ की बार्गेनिंग नहीं कर सकते। किस चैप्टर में ये दिया है? चैप्टर 21A। 271 में जो है मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो कमीशन ऑफ फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस को प्रिजन में ही कर सकता है। 273 में एविडेंस मस्ट बी टेकन इन अ प्रेजेंस ऑफ एक्यूज। तो 273 में एविडेंस जो है वो लिया जा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज या तो उसके प्लीडर के साथ, लेकिन अगर वो आरोपी है रेप का तो उसमें नहीं ले सकते हैं। 297 अथॉरिटी बिफोर हु एफिडेविट मे बी सोन। ठीक है, 298 में प्रोवाइड करता है कन्विक्शन और इज इनवाइज इन CRPC प्रोवाइडेड द प्रोसीजर फॉर प्रूविंग प्रीवियस कन्विक्शन और एक्यूटल। 321 में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन एब्सेंस ऑफ एब्सकॉन्ड एक्यूज कैन बी डन। 272 में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है डिटरमाइन करने के लिए लैंग्वेज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्टरीज फोर्सेस कन्विक्टेड एंड ऑर्टरी फोर्सेस is a fundamental right that has been incorporated in section 300, that a person once convicted for acquitted shall not be tried again for the same offense। यही डबल जेपॉर्डी का सिद्धांत है, 300 में दिया हुआ है। ओके, इफ एक्यूज प्लीड गिल्टी द जज के पास पावर होती है उसको वो करने के लिए। ये तो हम आपको बताए थे, लेकिन इसको याद रखिएगा कि कहाँ दिया है ये 265A में दिया हुआ है। ओके, अब हम बात करेंगे
अंडर सेक्शन 303 राइट ऑफ अ पर्सन इंस्टीट्यूटेड टू बी डिफेंडेड बाय द प्लीडर ऑफ हिज चॉइस। फिर टू बी फ्री लीगल एड एट अ स्टेट एक्सपेंस, अगर उसके पास सफिशिएंट मीन नहीं है तो फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट के एक्शन पे। 306 में टेंडर पार्डन टू एक्यूमुलाइज बाय द सीजीएम और एमएम एंड जेएमएससी इंक्वायरी कर सकता है, और जो पनिशेबल है डेथ इम्प्रिजमेंट और इम्प्रिजमेंट मोर देन 7 ईयर। 307 में कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड अ टेंडर एंड टेंडर ऑफ पार्डन टू द एक्यूज बिफोर प्रोनाउंसिएशन ऑफ जजमेंट। During a trial or inquiry under section 309, magistrate can remand the accused for a maximum period of 15 days। 15 डेज से ज़्यादा आप नहीं रख सकते उसको रिमांड में। 311 में कोर्ट एट एनी स्टेज ट्रायल में रिकॉल एंड री एग्जामिंग एनी पर्सन ऑलरेडी एग्जामिंग। ठीक है। फिर 311 ए में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसके पास पावर होती है ऑर्डर अ पर्सन टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर और हैंड राइटिंग। 313 में ओथ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता एक्यूज का। 313 में ड्यूरिंग ट्रायल स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज पर्सन इज रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट। ठीक। 315 में एक्यूज पर्सन टू बी competent witness only on his own request and writing। 317 में a judge and magistrate is empowered to dispense with the attendance of accused। ओके, ये सब इसमें दिया हुआ है। और पता है सीआरपीसी एक थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, तो थोड़ा इसका टाइम दे के पढ़िएगा, पूरा मज़ा आएगा आपको। ये कंटेंट अब मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, जो मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। तो कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 320 शैल हैव द इफेक्ट ऑफ एक्यूटल। 21 में परमिट करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को चार्ज इन द केस ऑफ विड्रॉल ऑफ द प्रोसिक्यूटर। ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम की बात की गई है 357 में, और 357 में ही कंपनसेशन की बात की गई है। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस बालू दैट नेम ऑफ द विक्टिम ऑफ द सेक्सुअल वायलेंस शुड नॉट बी इंडिकेटेड ऑन द जजमेंट। यहीं पे बात की गई थी कि आप सेक्सुअल जो भी वायलेंस हुआ है किसी भी वुमन पे, तो उसका नाम आप जजमेंट में नहीं डालेंगे। मैक्सिमम डिफॉल्ट सेंटेंस फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन अंडर सेक्शन 358 इज नॉट मोर देन 30 डेज। अगर कोई नहीं दे पाया, डिफॉल्ट हो गया उसका फाइन, तो 30 दिन से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। 364 में जजमेंट कैन बी ट्रांसलेटेड। 362 में कोर्ट कैन नॉट अल्टर द जजमेंट ओनली करेक्ट क्लिरिकल और अर्थमेटिकल एरर। 363 में कॉपी ऑफ जजमेंट टू बी गिवन टू द एक्यूज एंड अ पर्सन सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट। 366 में एम्पावर हाई कोर्ट टू कंफर्म द सेंटेंस ऑफ डेथ पास बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, मस्ट बी साइन बाय द 2 जज। ये जो मान लो कि जो सेशन कोर्ट जब भेजता है हाई कोर्ट में कि डेथ सेंटेंस पे कंफर्मेशन मांगता है, तो उस पर 2 जज का सिग्नेचर होना ही चाहिए। तो 372 में विक्टिम कौन कौन उस पर अपील फाइल कर सकता है, तो विक्टिम के गार्जियन और विक्टिम के लीगल हायर्स। 373 में सेशन जज एक्साइज पावर फॉर अपील। 374 में सेशन कोर्ट एक्साइज पावर फॉर अपील फॉर कन्विक्शन। और फिर 356 भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ओके, थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है तो थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन मज़ा आ रहा होगा ऐसा मुझे उम्मीद है। अपील फॉर अ डिसीजन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एमएम टू अ सेशन कोर्ट ओनली, ये अंडर सेक्शन 376 में दिया है। 388 में बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट ऑन अपील टू सर्टिफाई द लोअर कोर्ट। 391 में अपीलेंट कोर्ट में टेक एविडेंस इटसेल्फ। जैसे 391 में अपीलेंट कोर्ट अपने ही से एविडेंस ले सकता है। 395 में रेफरेंस दिया जा सकता है हाई कोर्ट को। 401 में पावर है रिवीजन की। 394 में अबेटमेंट ऑफ अपील है। 374 में अपील फॉर कन्विक्शन है। 399 में सेशन जज के पास पावर है रिवीजन का। 408 में पावर ऑफ सेशन जज टू ट्रांसफर अ केस एंड अपील। अब 406 में बात करता है 406 में बात करता है पावर ऑफ ट्रांसफर अ केस एंड अपील। फिर 7 में बात करता है हाई कोर्ट का, और 8 में बात करता है आपका वो क्या नाम है सेशन कोर्ट का। तो 6 में याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट है, 7 में हाई कोर्ट है, 8 में सेशन कोर्ट है, ट्रांसफर द केस एंड अपील। फिर 416 जो है पोस्टमेंट प्रेग्नेंट वुमेन को जो कैपिटल सेंटेंस है उसको पोस्टमेंट कर सकता है, पोस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, मतलब आगे बढ़ा सकता है। जब जैसे एक मूवी जवान आई थी जो शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की थी, उसमें जब दीपिका को फांसी लगाने जाई जाती है तो चक्कर खा के गिर जाती है, तो पता चलता है कि प्रेग्नेंट है, तो उसकी फांसी को पोस्टपोन कर दिया जाता है कुछ दिन के लिए। यही वाला सेक्शन अप्लाई किया गया था 416। ठीक है। 433 जो है गिव पावर टू एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू कंप्लीट द सेंटेंस।
कंप्यूट करता है सेंटेंस को, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है, लेकिन उसको 14 साल की पनिशमेंट के साथ गुजरना पड़ेगा। 428 में बात करता है कि डिटेंशन अंडरगो बाय द एक्यूज टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट। फिर 437 बात करता है पुलिस ऑफिसर कैन रिलीज एक्यूज ऑन अ बेल इन नॉन बेलेबल केसेस। ठीक है। 38 में बात करता है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करता है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, और ये सिर्फ नॉन बेलेबल केस में होता है। और जैसे इस इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, ये क्या बोलते हैं, कई सारे हैं, उसको आप एंटीसिपेटरी बेल को गुरुबख्श सिंह बसेस, गुरुबख्श किसीन का, सुनीता देवी का, इन सबको आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब लास्ट नॉट द लीस्ट बट 440 बाल करता है बेल अमाउंट फाइन अमाउंट फिक्स बाय द मजिस्ट्रेट कैन बी रिड्यूस बाय द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। जो भी बेल बॉन्ड के लिए एक अमाउंट किसी भी मजिस्ट्रेट ने फिक्स कर दिया, उसका रिड्यूस करने के पावर है हाई कोर्ट में और कोर्ट ऑफ सेशन में। 466 ए बात करता है रिलेटेड टू कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड। फिर 451 बात करता है ऑर्डर पासिस। जो भी ऑर्डर पास होते हैं 51 में, वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर ही होते हैं। 452 में ऑर्डर ऑफ डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, ऐसे करके। फिर 468 बार करता है बार टू टेक कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अगर फाइन का है तो 6 मंथ, इम्प्रीजमेंट 1 ईयर है तो 1 ईयर, इम्प्रीजमेंट 3 ईयर है तो 3 ईयर। और सेक्शन 482 हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर देता है, और इसका पहला केस जिसमें ये यूज़ किया गया था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल का केस था। और ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजमेंट, जो आप मूवी में सुनते हैं उनको 14 साल बाद रिहाई हो गई, नहीं भैया, उसकी जब तक सांसें चल रही हैं तब तक उनको जेल में गुजारना ही पड़ेगा। और इस पूरे CRPC में 37 चैप्टर्स हैं, 484 सेक्शंस हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और ये जो बुक है ना, इसको कंठस्थ कर लीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। ये और IPC को एक साथ पढ़िए, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट, मज़ा आएगा पढ़ने में। और समय कम होने के खातिर जल्दी जल्दी ही पढ़ाया होगा कुछ, लेकिन आपको मज़ा आएगा। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, इस पर ये पूरी PDF मिल जाएगी आप लोगों को, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड यू आर गिविंग फुल एफर्ट टू योर एग्जामिनेशन। All the best and meet me in next video. Thank you. Bye bye.